गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रानू गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत पीयर ऑब्जर्वेशन। देखिए, पीयर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, इसका मीन्स होता है सहकर्मी अवलोकन। सहकर्मी अवलोकन यानी कि सबसे पहले तो हम समझ में आए कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। अवलोकन करना, आपने देखा होगा कि आपने लेसन बनाए होंगे अपनी डायरी में, तो कई बार पहले जब मैं आपको बता देती हूँ, पहले जब लेसन लगते थे स्कूलों में, आजकल इंटर्नशिप कर दी है, पहले जब हम स्कूलों में बच्चों को लेके जाते थे तो उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता था, अवलोकन किया जाता था कि बच्चा कैसा पढ़ा रहा है, कहाँ इसने कमी की है, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ उसको नोट्स डाले जाते थे, जिससे कि वह आगे अपनी टीचिंग में क्या कर सके, सुधार कर सके। क्योंकि टीचिंग होती ही इसलिए है, टीचिंग ट्रेनिंग, जिससे कि बालक की जो शिक्षण पद्धति है उसमें सुधार हो जाए। अब बात आती है कि पीयर ऑब्जर्वेशन क्या है, कि उसमें से 5 लेसन ऐसे होते थे कि उनको टीचर ऑब्जर्व ना करके हमारा साथ का जो छात्र अध्यापक है वही उसका अवलोकन करता था, जिससे उसको भी समझ में आए कि अगला कैसा पढ़ा रहा है, हमारे सहपाठी कैसा अध्ययन करा रहे हैं, वहाँ क्या कमियाँ हैं, क्या वह बारीकी से उनका निरीक्षण कर सके। तो इस प्रकार सहकर्मी अवलोकन का अर्थ है अध्यापकों के गुणों का समकक्ष अध्यापकों द्वारा आंकना और तथा अध्यापकों के गुणों का सहकर्मी अध्यापकों द्वारा आंकना। अध्यापकों के गुणों का सहकर्मी अध्यापकों द्वारा आंकना तथा क्रमबद्ध करना। ये है इसका सहकर्मी अवलोकन का मीन्स है अध्यापकों के गुणों को, यानी कि आपके साथ के जो आप पढ़ा रहे हो तो आपके साथ ही जो छात्र अध्यापक हैं, आपके साथ ही जो अध्यापक हैं उनके द्वारा अध्यापकों के गुणों को सहकर्मी अध्यापकों के द्वारा आंकना, जांचना, मूल्यांकन करना और क्रमबद्ध करना, उसके द्वारा उसकी जांच करना, ये होता है सहकर्मी अवलोकन। अवलोकन वाले अध्यापक उसी संस्था के और अन्य संस्थाओं के भी हो सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि जो अवलोकन करता है वह कौन कौन से हो सकते हैं, अवलोकनकर्ता का अवलोकन करने का राइट किसके पास है। तो इसके लिए क्या है कि अपनी ही संस्था के, अपने साथ के अपनी ही संस्था के हो सकते हैं, अपनी ही संस्था के या साथ के किसी दूसरी संस्था के या दूसरी संस्था के। तो ये दोनों ही टाइप के अवलोकनकर्ता हमारे लेसन को, हमारी टीचिंग को क्या कर सकते हैं, अवलोकित कर सकते हैं, पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन वह कर सकते हैं। यानी कि साथ के छात्र अध्यापक हो सकते हैं या उसके साथ किसी दूसरी संस्था के भी हो सकते हैं। वे अध्यापक के व्यक्तित्व के बारे में अब बात आती है कि वो क्या अवलोकित करते हैं। सबसे पहला आता है व्यक्तित्व। वे व्यक्तित्व के बारे में विचार व्यक्त करते हैं। जो ऑब्जर्वेशक होता है, ऑब्जर्वर होता है, वह क्या करता है, देखिए टीचिंग का सबसे पहला नियम है आपका व्यक्तित्व। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका पहनावा कैसा है, आप एक शिक्षक के अकॉर्डिंग वेशभूषा में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपका ऐसा, क्योंकि एक शिक्षक को एक छात्र के लिए क्या माना गया है, मैंने पहले भी बताया कि एक शिक्षक सभी छात्रों के लिए क्या होता है, आइडियल पर्सन होता है, आदर्श मानते हैं, एक मॉडल जिसे हम बोलते हैं,
एक प्रतिरूप जिसे हम बोलते हैं वह छात्र के लिए एक शिक्षक होता है। तो शिक्षक के व्यक्तित्व में ऑटोमेटिक शिक्षक नाम ही अपने अंदर कई सारे व्यक्तित्व के गुणों को समाहित किए रहता है। तो हमारा साथ का अध्यापक हमारे व्यक्तित्व का ऑब्जर्वेशन करता है कि वास्तव में इस शिक्षक के अकॉर्डिंग आपका व्यक्तित्व है या नहीं। अगर नहीं है तो उसमें क्या परेशानियां हैं, क्या कमियां हैं, उसमें आप कहाँ पर सुधार कर सकते हो। तो एक साथी अध्यापक हमारे व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है, अपने विचार व्यक्त करते हैं। अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? सहयोग का होना चाहिए एक, तो उसके व्यक्तित्व में सहयोग का होना चाहिए कि एक दूसरे का सहयोग करे। आज्ञा पालन, प्रयत्नशील, प्रयत्नशील हमेशा अपने शिक्षण के द्वारा किसी को, दूसरे को, जो भी छात्र है अधिगम करता है उसको देने का प्रयत्न यहाँ पर शिक्षक को करना चाहिए। ये तो उसके व्यक्तित्व में गुण होने ही चाहिए कि एक शिक्षक जब छात्रों को पढ़ाता है, एक शिक्षक जब छात्रों को कुछ सिखाता है, कुछ देता है, तो वह खुद सहयोगी होगा, तभी वह किसी को कुछ दे पाएगा। एक भावना दूसरी भावना से जुड़ी हुई रहती है। अगर आप बिना निष्पक्ष होकर, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रिक्वायरमेंट के अपना ज्ञान बांटने का प्रयास करोगे तो छात्र भी आपको उतना ही मान सम्मान प्रदान करेगा और आपकी शिक्षण तकनीकियों में निखार भी उसी से आएगा जब आपका व्यक्तित्व तो बिना लोभ लालच का होगा। आप अगर अपने शिक्षण को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहोगे, नया नया ज्ञान लेने के लिए अगर आप प्रयत्नशील रहोगे तो आपके शिक्षण में 100% सुधार आएगा। और सुधार आने के साथ साथ आप जैसी कामना एक शिक्षक के रूप में अपने लिए करते हैं, छात्र आपको उसी तरह का व्यवहार प्रदान करेंगे। आज्ञा पालन, यदि आप अपने ही अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, अगर आप निरंकुशवादी हो जाएंगे तो छात्र आपका शिक्षण में सहयोग नहीं करेंगे। अब आप बात आती है कि आप कहेंगे कि शिक्षण में सहयोग किस बात का? शिक्षण में सहयोग, सबसे ज़्यादा सहयोग छात्र ही हमें कर सकते हैं। एक शिक्षक के लिए बिना छात्र, अगर छात्र उसके शिक्षण में सहयोग नहीं करे तो हम उसकी शिक्षण तकनीकों को सफल नहीं कह सकते। चाहे आपको कितना ही नॉलेज है, आप कितनी अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन अगर छात्रों के ऊपर आपका प्रभाव नहीं पड़ता है, छात्र आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी शिक्षण पद्धतियाँ फेल हैं, असफल हैं। तो छात्र आपकी आज्ञा का पालन करें, आपके अकॉर्डिंग अधिगम करें, आपको उचित सहयोग प्रदान करें, ये सारे उसके व्यक्तित्व में गुण होने चाहिए। अध्यापकों द्वारा साथी अध्यापकों का मूल्यांकन विश्वसनीय, अविश्वसनीय दोनों ही रूप के समकक्ष है। अब देखिए, अवलोकनकर्ता मैंने कहा अपनी संस्था का हो सकता है या किसी दूसरी संस्था का साथी अध्यापक भी हो सकता है। तो बात आती है कि जब वह ऑब्जर्व करेगा, देखिए अब बात आती है कि अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो हम सारी गलतियों को नज़रअंदाज कर देंगे। अब अगर वह हम किसी दूसरे का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो वास्तव में वह अपने आप को बारीकी से निरीक्षण करता है किसी दूसरे का कि इसमें कमी कहाँ निकाली जा सकती है, वह बारीकी से निरीक्षण करता है। तो इस समय बात ये हो जाती है कि अवलोकनकर्ता का दृष्टिकोण कैसा है आपके प्रति, वह आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के मूल्यांकन में विश्वसनीय भी परिणाम दे सकता है और कैसे दे सकता है, और अविश्वसनीय परिणाम भी दे सकता है। अविश्वसनीय परिणाम भी वह प्रदान कर सकता है, यानी विश्वसनीय भी दे सकता है, अविश्वसनीय भी दे सकता है। अगर आपका विश्वस्त है, आपका साथी मित्री है, क्लोज फ्रेंड है जिसे हम बोलते हैं, तो हम उसे कैसे भी कह के और अपनी गलतियों को छुपा जाते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हमारा स्पष्ट मूल्यांकन यहाँ पर नहीं हो पाता है। और अविश्वसनीय ऐसे है कि जैसे अगर हमारे में वह गुण मौजूद है लेकिन वह उसने द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण उन गुणों को नहीं देखा है, उसने नेगेटिव लिख दिया है, तो यह दोनों रूप इसमें हो सकते हैं मूल्यांकन के। इस विधि को इस कारण मान्यता दी जाती है क्योंकि साथी अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों से परिचित होते हैं, साथ ही एक स्थान पर कार्य करने से उन्हें अपने साथियों के गुणों और सीमाओं का भी ज्ञान होता है।
इसमें पीयर ऑब्जर्वेशन को इसलिए अपनाया गया है जिससे कि हमारा सही मूल्यांकन किया जा सके। जिस चीज़ के लिए हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिस चीज़ को हम छात्रों को जिस पद पर हम जाने वाले हैं उस पद के लिए हम उपयुक्त हैं या नहीं हैं, क्योंकि साथी अध्यापक जो होता है उसे सारे टीचिंग तकनीकों का ज्ञान होता है, शिक्षण बिंदुओं का ज्ञान होता है, शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान होता है, क्योंकि वह हमारे समकक्ष खड़ा है। और दूसरी बात यह है कि वह हमारे ज्ञान की सीमा को जानता है, वह हमसे अच्छी तरह से परिचित है कि वास्तव में हम क्या दे सकते हैं और हमने क्या देने का प्रयास किया है। वह हमारे बारे में स्पष्ट रूप से सब कुछ जानता है, इसलिए इस विधि को शिक्षण में मान्यता दी गई है। साथ ही एक स्थान पर कार्य करने से उसे अपनी गुण और सीमाओं का भी पता होता है, परंतु इस विषय में शोध का पूरी तरह से अभाव पाया जाता है। अब देखिए सहकर्मी अवलोकन शिक्षण उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में काम में ली जाती है। शिक्षण में उत्कृष्टता लाने के लिए मैंने ये बताया कि जो पीयर ऑब्जर्वेशन है वह अध्यापक की शिक्षण में उत्कृष्टता लाने के लिए प्रयोग की जाती है। शिक्षण में उत्कृष्टता, आपका शिक्षण ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा हो सके, इसलिए इस तकनीक का प्रयोग हमारी शिक्षण विधि में किया गया है। इसमें यह है कि साथी अध्यापक को निष्पक्ष होना चाहिए। अगर हमारे अंदर हमारे शिक्षण में कोई कमी मौजूद है, कोई कमी पाई जाती है, तो साथी अध्यापक का ये रोल रहता है कि साथी अध्यापक का ये दायित्व रहता है कि वह हमारी उन कमियों को शालीनता से बताने का प्रयास करे। उसमें वह विश्वसनीय होना चाहिए वह हमारी खूबियों को दर्शाए भी और कमियों को भी स्पष्ट करे, जिससे हमारा शिक्षण प्रभावी रूप से आगे बढ़ सके। अगला है इसमें विश्वविद्यालय उनके शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए संकाय के अवसर प्रदान करता है। इनमें से एक हमारी सहकर्मी अवलोकन प्रक्रिया होती है। यह एक साक्ष्य आधारित अभ्यास प्रक्रिया है। यह क्या है? अवलोकन। यह साक्ष्य आधारित, सबूत पर आधारित अभ्यास प्रक्रिया है। यह क्या है? ऑब्जर्वेशन विधि क्यों काम में ली गई है हमारी शिक्षण तकनीकों में कि यह सबूत पर आधारित है। हमने कैसा पढ़ाया, इसका सबूत हम डरा धमका कर बच्चे से नहीं ले रहे हैं। आपने ऑब्जर्व किया, किसी दूसरे ने ऑब्जर्व किया, उसने देखा, जो पॉइंट ऑफ व्यू उसने लिखे, वही हमारे लिए सबूत का काम करते हैं। आपने अच्छा पढ़ाया, कहाँ गलती की, कहाँ नहीं की, ये जो शिक्षण पैमाने निर्धारित किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपने टीचिंग करवाई या नहीं करवाई, वह अभ्यास प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशन तकनीक, पीयर ऑब्जर्वेशन कहलाती है। क्योंकि धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। जैसे किसी को बताया ना जाए, मैंने पढ़ाया और वर्तमान में जो ऑनलाइन टीचिंग्स चल रही हैं हमारी, उनमें हमने पढ़ा तो दिया लेकिन फीडबैक नहीं आ पा रहा है कि हाँ भाई कैसा समझ में आ रहा है, कौन सा बिंदु समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ से क्या होता है कि शिक्षण में सुधार नहीं आ पाता है। शिक्षण में सुधार तभी आ पाता है जब आपको उचित आपके शिक्षण के विषय में पॉइंट ऑफ व्यू मिलते रहें, तब आपके शिक्षण को सुधारा जा सकता है। जैसे इसमें प्रशिक्षित शिक्षकों से अन्य शिक्षकों के लिए शिक्षण के लिए अवसर पैदा करने, शिक्षण पर चर्चा करने, निरीक्षण प्रतिबिंब के लिए बताया जाता है कि विश्वसनीय शिक्षण में सुधार के लिए यह इस्तेमाल की प्रक्रिया है। सबसे बड़ी बात है कि इसके द्वारा शिक्षण में पूरी तरह से सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। आपके शिक्षण को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, इस पद्धति के द्वारा उसका सामना किया जा सकता है। कई बार हम मूल्यांकन करना चाहते हैं छात्र का और छात्र हमें पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि हमें पढ़ा ही नहीं गया या हमारे समझ में नहीं आता, तो इस तकनीक से वह बात क्लियर हो जाती है कि हमने ये कब पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था और कितना छात्रों ने फीडबैक दिया था। अब दूसरी बात आती है, एक होता है आत्म मूल्यांकन। जैसे हम अपना
जब हम भी शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं तो बहुत सी रूपरेखा हमारे दिमाग में रहती है, बहुत सी तकनीकों को हम काम में लेते हैं, बहुत से उदाहरण हम अपने काम में लेते हैं कि बच्चे को समझाया जा सके, छात्र को पूरा अधिगम कराया जा सके। जब हम ऐसा अगर हमारा उद्देश्य रहता है तो हम भिन्न भिन्न रूपरेखाओं का निर्माण करते हैं, पाठ्य योजनाएँ बनाते हैं, उस पाठ्य वस्तु को विभिन्न भागों में डिवाइड करते हैं जिससे स्टेप बाय स्टेप उनको बताया जा सके, छात्र ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम कर सकें। अब जैसे हमारा अपना आत्ममूल्यांकन, छात्र मूल्यांकन, शैक्षिक गतिविधियों, परीक्षा, अन्य आकलन के हमारे डिज़ाइन, कुंजियों, साथियों द्वारा किए गए टिप्पणियों, शिक्षण विकास कार्यशालाओं, हमारे कैरियर किसी भी स्तर पर प्रतिक्रिया और हमारी शिक्षण पद्धतियों पर प्रतिबिंब के रूप में निरंतर खुलापन, ये सारी चीज़ों को हम काम में लेते हैं। कई सारे जब एक शिक्षक क्लास में जाता है तो उसके सामने बहुत सारे व्यक्तित्व होते हैं, बहुत सारी विचारधाराएं होती हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण लिए हुए छात्र बैठे रहते हैं, बहुत सारी आशाएं उनके दिमाग में होती हैं, बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में होते हैं। तो एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपनी शिक्षण पद्धतियों को सुधारने के लिए, अपनी शिक्षण को सुधारने के लिए, अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम प्रदान करने के लिए वह अपनी शिक्षण तकनीकों में सुधार करे। इसके लिए वह अपना सबसे पहले उसे ज़रूरी है आत्म मूल्यांकन। वह अपना मूल्यांकन जो शिक्षक कर लेता है वह अच्छे से अच्छा शिक्षा, ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम कराने में सफल रहता है। अगर आप अपने आप को सर्वेसर्वा मानते हैं या मैं कहूँ कि मैं सब कुछ जानती हूँ, मेरे पास ज्ञान की कमी नहीं है, तो यह बिल्कुल निरी बेवकूफ़ी है जिसे हम कह सकते हैं कि मैं मूर्ख हूँ। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अथाह भंडार है, ज्ञान किसी एक के पास नहीं मिल सकता। ये ज़रूरी है कि हम उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोशिश, अगर कोई चीज़ मुझे नहीं आ रही है तो मेरा शिक्षक के रूप में दायित्व बनता है कि मैं छात्रों को स्पष्ट कह दूँ कि ये चीज़ ये विषय मेरे समझ से बाहर है, या मैं आपको कल समझाने का प्रयास करूँगी, या मुझे थोड़ा समय लगेगा इसे समझाने में, पहले मैं क्लियर हो जाऊँ। ये चीज़, ये आपको व्यू अपने रखने होंगे, ये विचारधारा आपको अगर रखनी होंगी। आपने अगर आप ऐसी विचारधारा नहीं रखते हो, इसके बदले आप छात्र से कहते हो नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, मैं आपको कुछ भी पढ़ा सकती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपने अगर अपना मूल्यांकन कर लिया है कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को कितना समझ में आता है, मेरा पाठ्य वस्तु पर कितना अधिकार है, कितना मेरी पकड़ है, मैं किस विषय को, किस बिंदु को छात्रों के दिमाग तक कैसे पहुंचा सकती हूँ, अगर मैंने ऐसा मूल्यांकन कर लिया है तो मेरे शिक्षण को 100% प्रभावी कहा जा सकता है। हमें अपनी मदद से हमें रोकने के लिए शिक्षकों के रूप में खुद के बारे में सोचने के लिए उत्प्रेरक की ज़रूरत होती है। देखिए, मैंने एक बात आपको बताई थी कि छात्र शिक्षक का आईना होता है। आईना क्यों कहते हैं? जैसे आईने में हमारा प्रतिरूप, हमें इस प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसा हम हैं वैसा ही हमें आईना दिखा देगा। तो छात्र हमको देखते हैं, अपने से ज़्यादा छात्रों को हमारे बारे में पता होता है कि वास्तव में हम कैसा पढ़ाते हैं, किस बिंदु छात्रों, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हम कैसी विचारधारा रखते हैं। छात्रों को सब कुछ पता रहता है और उनसे हमें उसी तरह यहाँ ऑब्जर्वेशन प्रक्रिया काम में ली जाती है कि छात्रों के साथ साथ छात्र कई बार कह नहीं पाते पद की वजह से कि हाँ अपनी टीचर की कमियाँ कैसे बताएं। तो सहकर्मी अवलोकन के माध्यम से हम पीयर ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम उन कमियों का आसानी से पता लगा सकते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि हमारी पढ़ाने में कहाँ कमियां हैं, कहाँ हमसे गलती हुई है, या हमने कैसा पढ़ाया है, हमें किस विषय को और अधिक समझने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है। यहाँ काम आता है हमारा सहकर्मी अवलोकन, जिससे लेकिन बात आती है कि जो छात्र, जो अध्यापक हमारा अवलोकन कर रहा है वह हमारा क्या होना चाहिए, वह अपने विचारधारा में, अपने दृष्टिकोण में पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए। क्योंकि अगर वह हमें बिल्कुल हम बेकार पढ़ा रहे हैं, हमारी गलतियां हैं, हमारी शिक्षण में कमियां हैं, अगर वह उन्हें उजागर नहीं करता है और हमारी खूबियों को ही लिखता है, अच्छाइयों को ही लिखता है, तो यह बिल्कुल गलत बात है। यह ऑब्जर्वेशन के लिए शोभा नहीं देता। इससे ऑब्जर्वेशन का उद्देश्य ही पूरी तरह से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर वह निष्पक्ष रूप से हमें सुधारना चाहता है, हमारे शिक्षण को प्रभावी बनाना चाहता है, उसके दृष्टिकोण, उसकी विचारधारा हमारे प्रति पॉजिटिव है, तो वह हमारा विश्वसनीय होकर हमें उससे अवगत कराने का प्रयास जरूर करेगा। तो सहकर्मी ऑब्जर्वेशन हमारी टीचिंग के लिए, हमारे शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। वैसे कई संस्थान प्रभावशीलता का आकलन के घटक के रूप में शिक्षण के सहकर्मी की परीक्षा, समीक्षा, रिव्यू का उपयोग कर इसमें और अधिक महत्वपूर्ण
बात यह है कि शिक्षण के बारे में आत्म प्रति जागरूकता पैदा करने, शिक्षण के समकक्ष समीक्षा, इसका सही मूल्यांकन, शिक्षण प्रभावशीलता का आकलन करने में एक अविश्वसनीय तरीके के रूप में इसे माना जा सकता है। एक अविश्वसनीय तरीका है यह हमारे मूल्यांकन का, कि छात्रों का मूल्यांकन तो शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन शिक्षक का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। अगर साथी अध्यापक द्वारा हमारा अवलोकन किया जाएगा, हमारा ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है, और लेकिन वह ऑब्जर्वेशन किसी की पैमाने पर होना चाहिए, उसके कोई आंकड़े होने चाहिए जिसके आधार पर हम खरे उतरते हों, और वह हमें स्पष्ट रूप से बता दे, तो हम अपनी शिक्षण तकनीकियों में क्या कर सकते हैं, सुधार आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं होगा, अगर हम, और दूसरी बात यह है कि हमारा उद्देश्य हमारे सुधारात्मक होना चाहिए। शिक्षण का हमारा जो उद्देश्य है अपने आप में कैसा होना चाहिए, सुधारात्मक होना चाहिए। अगर सुधारात्मक नहीं है और किसी ने हमारे सहकर्मी ने, हमारे साथी अध्यापक ने हमारी कमियों को बताया है, तो हम उस पर ही बरस पड़ेंगे कि आपने मेरी कमियों को क्यों बताया, आप मेरी अच्छाइयों को भी देख सकते थे। लेकिन एक शिक्षक का दायित्व, मैंने बोला ना, उसको सहयोगात्मक होना, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। प्रभावशाली व्यक्तित्व के अंदर ये बातें आती हैं कि आप अपने खूबियों, अपनी विशेषताओं को सहन करने के साथ साथ आप अपनी कमियों को भी स्वीकार करें। आप अपनी शिक्षण तकनीकों को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करें, जिससे छात्र अधिक से अधिक क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए, छात्र अधिक से अधिक अधिगम कर पाएँ और छात्रों का भविष्य, जिस उद्देश्य के लिए छात्र यहाँ पर आए हैं, वह उद्देश्य प्राप्ति में वह सफल हो सकें। तो ये था पीयर ऑब्जर्वेशन। मैंने आपको पढ़ा दिया कि पीयर ऑब्जर्वेशन वास्तव में क्या है। अब बात आती है हमारी स्वयं अवलोकन। ये तो था सहकर्मी, दूसरे के द्वारा किया गया अवलोकन। अब बात आती है, अब दूसरा बिंदु आता है इसी में हमारा स्वयं अवलोकन। स्वयं अवलोकन स्वयं अवलोकन नाम से स्पष्ट है कि अपना अवलोकन शिक्षक के द्वारा खुद का ही अवलोकन किया जाना चाहिए। जब तक हम, मैंने अभी आपको बताया था कि जब तक हम अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे, आत्म मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक हम अपने शिक्षण को प्रभावी नहीं बना सकते, तब तक हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम छात्रों को अधिगम नहीं करा सकते। तो स्वयं मूल्यांकन का स्वयं अध्ययन के लिए एक शक्तिशाली तरीका है और यह आत्म परिवर्तन का भी तरीका है। आत्म परिवर्तन का तरीका और स्वयं अध्ययन और आत्म परिवर्तन, दो बातें हैं। स्वयं अध्ययन, अपना अध्ययन करने के लिए, अपने स्वयं को अध्ययन करने के लिए हमें स्वयं के अवलोकन की आवश्यकता होती है। हम कितने पानी में, एक कहावत है कि हमें पता है, ये हमको ही पता है कि हमारे पैर कितने पानी में है, क्योंकि हमें एहसास हो रहा है। क्यों? पानी का मतलब है कि हमारी किसी क्षेत्र में कितनी पकड़ है, कितना हम आगे जा सकते हैं, कितना हम इस विषय वस्तु को छात्रों तक पहुंचा सकते हैं। हमने जिन तकनीकों का प्रयोग किया है, क्या वह हमारे छात्रों के स्तर के अनुकूल है, क्या वह हमारी विषय वस्तु से संबंधित हैं। और अगर ऐसा स्वयं के विषय में हमने अध्ययन कर लिया है, तो हम आत्म परिवर्तन अपने आप में, अपनी शिक्षण तकनीकियों में आसानी से क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें प्रभावी बना सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति में ये बहुत बड़ा गुण होना चाहिए, गुण बहुत बड़ा है कि वह अपनी कमियों को हंसते हंसते स्वीकार कर ले। जिसने अपना मूल्यांकन करना सीख लिया, वह, उसके शिक्षण को कोई भी प्रभावी होने से नहीं रोक सकता। उसे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति 100% होकर रहेगी और छात्र भी उसके शिक्षण में उसका पूरा सहयोग करेंगे। तो यह एक अपने मूल्यांकन का, अपने परिवर्तन का, आत्म परिवर्तन का सबसे अच्छा तरीका है। यह अपने आप पर काम करने के लिए अपने समग्र प्रणाली के हिस्से के रूप में तथा आत्म अवलोकन का सबसे अच्छे उपागम ये क्या है? स्वयं अवलोकन, अपने आप पर काम करना, अपने आप पर काम करना।
इसका तात्पर्य यह है कि आप आपने अपना कितना ऑब्जर्वेशन किया है। एक है मुझे ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता ही नहीं है, मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ, तो ये गलत है। हर व्यक्ति एक लर्निंग का एक मेन लक्ष्य है कि मेन विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है कि लर्निंग जो प्रोसेस है वह आजीवन चलती रहती है। आजीवन क्यों चलती है? क्योंकि हर व्यक्ति के पास संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, हर व्यक्ति लर्नर होता है। मैं ये कहती हूँ कि आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, इट मीन्स आप लर्नर हो, लेकिन मैंने किससे सीखा है, इट मीन्स मैं लर्नर हूँ। और ये रिसाइकिल होता है कि एक दूसरे से एक दूसरा व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है, समाज एक दूसरे से आगे के सहयोग से आगे बढ़ता है, ना ही अकेले के दम पर। और जब तक हम समाज में हैं, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, जब तक हम समाज में हैं तब तक हमें अपने आप पर काम करना होगा, अपने आप को द बेस्ट बनाने की कोशिश हमें आजीवन करनी होगी। हमारे अनुभवों को और अधिक परिपक्वता हमें देनी होगी, और यह किससे? स्वयं के अध्ययन से, स्वयं के अवलोकन से ही संभव है। जब तक हम अपना ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे, सफल ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे, और उस ऑब्जर्वेशन के बाद हम अपने में क्या नहीं कर पाएंगे, परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अपना आत्म परिवर्तन जब तक की प्रोसेस जब तक हमने नहीं अपनाई। भाई मुझे बता दिया कि आप में ये कमी है, मेरे साथी अध्यापक ने बताया आप में ये कमी है, हाँ ठीक है होगी, आपको क्या, ये नहीं, ये होना चाहिए कि हाँ अगर मेरे में कमी है, मैंने सुना, तो मुझे अपने व्यवहार में क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा। मुझे अपनी शिक्षण तकनीकों को सुधारना होगा, और इससे मैं अपने आप पर वर्क करूँगी, और अपने आप पर वर्क करने पर शिक्षण पद्धतियाँ कैसी बन जाएंगी, शिक्षण कैसा होगा, प्रभावशाली हो सकता है, और अधिक क्या होगा, अधिगम होगा, अधिगम भी अधिक होगा। जब हमारा उद्देश्य अच्छा होगा तो हमारी शिक्षण तकनीकियों में अपने आप ही सुधार आ जाएगा। अतः स्व अवलोकन अपने स्वयं के मन में, शरीर और आत्मा में एक अंतरंग का मार्ग है। शरीर और आत्मा में अंतर, एक प्रोसेस चलती रहती है हमारे शरीर में, शरीर के द्वारा किए गए काम में, और मन के द्वारा किए गए कार्य में। इन दोनों के में आपस में अंतर्द्वंद चलता रहता है। किसमें? स्व अवलोकन में। आपने देखा होगा कई बार हम बोलते हैं कि आप अगर सारा दिन वर्क करो और लास्ट 2 मिनट जब बेड पर आप सोने जाओ, तो 2 मिनट के लिए आप ये सोच लो कि सारा दिन में ऐसा कौन सा व्यवहार था जिससे मैंने आज क्या किया पूरे दिन, और मेरा ऐसा कौन सा व्यवहार था जिससे दूसरे को दुख पहुंचाया। जिस उद्देश्य के लिए मैंने कार्य किया वह उद्देश्य सफल ही नहीं हुआ। अगर लास्ट 2 मिनट्स में मैं अगर ये सोचती हूँ, तो उसमें क्या है, मैं अपना मूल्यांकन करती हूँ कि वास्तव में मेरा ये व्यवहार अच्छा नहीं था, इससे मेरे साथियों को दुख हुआ, इससे जिस उद्देश्य से मैंने शिक्षण कराया था उन बालकों को दुख हुआ, उनसे उनका फायदा नहीं हुआ। ये सारी तकनीकें, ये अंतरंग चलने वाली, ये मेरे अंदर चल रही है, इसमें किसी दूसरे का इंटरफेयर नहीं है मेरे सुधार में। तभी मैं अपने व्यवहार में क्या कर सकती हूँ, परिवर्तन कर सकती हूँ। परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है अगर आपका उद्देश्य सही हो। अगर आप शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वास्तव में आपको स्वयं अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी, और जब आप स्वयं अध्ययन करते हैं तो आपके अंदर ये अंतर्द्वंद की प्रोसेस चलती रहती है, और आप अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं। अपने शिक्षण को आप अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। प्रभावशाली बनाने के साथ साथ आप एक अच्छे लर्नर पैदा कर सकते हैं। यह हमें आत्म जागरूकता के नए स्तर का अनुभव कराने के लिए, अधिक जागरूकतापूर्ण जीवन जीने के लिए, आत्म जागरूकता के नए अवसर प्रस्तुत कराने के लिए हमें स्वयं अवलोकन की आवश्यकता पड़ती है। हर कोई व्यक्ति, आज हम कहें कि हाँ आपको पता नहीं, आपको ये नहीं पता, या आपको ये नहीं पता, क्यों नहीं पता हमें? क्योंकि हम जागरूक नहीं है, हमने अपना मूल्यांकन कभी करना ही नहीं चाहा। एक शिक्षक के लिए अपना मूल्यांकन बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के लिए अपना मूल्यांकन जरूरी है कि आपने कैसा व्यवहार किया आज पूरे दिन में, किसके साथ कैसे आप पेश आए, कहाँ पर आपका व्यक्तित्व कैसा रहा, कैसे आपकी विचारधारा रही। तो ये सारा मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। अधिक जागरूकतापूर्ण जीवन जीने के लिए
सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें ना चाहते हुए भी समझौता करना पड़ता है। सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए सामंजस्य स्थापित करना होता है हमें, और अगर हमने समायोजन करना सीख लिया, सामंजस्य स्थापित करना सीख लिया, तो हम अच्छी तरह से अपने आप को एक परिपक्व नागरिक के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। ये है हमारा स्व अध्ययन की विधि। इसमें शिक्षक अपना सब कुछ छात्र को देने का प्रयास करता है। वह छात्र को इस प्रोसेस से गुजारना चाहता है कि हाँ, ज्ञान कभी भी कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता, हमेशा उसे एक लर्नर की पोजीशन से गुजरना होता है। जब उसके अंदर, मैंने अभी आपको बताया सहकर्मी अवलोकन में वह किसी दूसरे से गाइडलाइन प्राप्त करता है जो कि उसके साथ का अध्यापक होता है। वह उसके व्यक्तित्व से अच्छी तरह से परिचित होता है, और नहीं भी होता है तो वह उसमें विश्वसनीयता होती है कि वह उसका उद्देश्य तभी सफल होगा ऑब्जर्वेशन का, जब वह अपने व्यू, अपने विचारधारा आपके प्रति पूरी तरह से स्पष्ट रखेगा कि हाँ, वास्तव में आपकी कमियों को कमियों के रूप में आपके सामने प्रदर्शित करे और आपकी गुणों को आपको गुणों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करे। अगर उसका दृष्टिकोण ऐसा है तो वास्तव में आपके शिक्षण में क्या हो सकता है, सुधार हो सकता है। वहीं दूसरी प्रोसेस आती है हमारी स्वयं अवलोकन की एक प्रोसेस तो थी सहकर्मी अवलोकन की, और दूसरी प्रोसेस आती है हमारी स्वयं अवलोकन की। एक शिक्षक अपना मूल्यांकन स्वयं भी कर सकता है, एक व्यक्ति अपना मूल्यांकन स्वयं भी कर सकता है। वह अपने आप पर काम कर सकता है, अपने व्यक्तित्व पर कार्य कर सकता है कि वास्तव में मुझे क्या पसंद है वही मैं दूसरों को दे सकता हूँ, और उस पद्धति उसको सोचते हुए वह अपने आप में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा और अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाएगा। इसके बाद कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।